नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशन चंद्र। आप देख रहे हैं टेक्निकल आज। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अगर सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी की एक बटालियन को उत्तराखंड में लिपुलेख के पास तैनात किया गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि ये लद्दाख सेक्टर के बाहर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मौजूद उन ठिकानों में से एक है जहां पिछले सप्ताह चाइनीज सैनिकों की आवाजाही देखी गई है। एक सैनिक कमांडर ने बताया कि लिपुलेख के पास उत्तरी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में LAC पर PLA के सैनिकों का जमावड़ा बढ़ा है। लिपुलेख के पास मानसरोवर यात्रा रूट है जो इन दिनों नेपाल से विवाद को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ भारत की ओर से बनाए गए 80 किलोमीटर सड़क पर नेपाल ने आपत्ति जताई है। लिपुलेख पास के जरिए LAC के आर पार रहने वाले भारत और चीन के आदिवासी जून और अक्टूबर के दौरान यहाँ पर व्यापार के लिए आते हैं। काठमांडू ने अपने एक नए राजनीतिक नक्शे में बदलाव कर भारत के साथ तनाव पैदा किया है। नेपाल के नए नक्शे में भारतीय इलाकों को शामिल किया गया है। लिपुलेख भारत चीन नेपाल सीमा के ट्राई जंक्शन पर है। अधिकारियों ने बताया कि लिपुलेख के पास PLA ने एक बटालियन को तैनात किया है जिसमें करीबन 1000 सैनिक है और ये सीमा से कुछ दूरी पर है। एक दूसरे अधिकारी ने बताया कि ये सिग्नल है कि चीनी सैनिक तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने PLA के सैनिकों के बराबर संख्या बढ़ा दी है और नेपाल पर भी नजर रखी जा रही है। यही नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थिति लगातार बदल रही है। चीनी सैनिक लद्दाख के अलावा दूसरी जगहों पर अपनी मौजूदगी को बढ़ा रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं। लद्दाख और दूसरी जगहों पर चीनी सैनिकों की आवाजाही के मुताबिक भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो सेना को लेकर आ रही है। हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि वेब सीरीज में सेना और सैनिकों की इमेज को तोड़ मरोड़ कर दर्शकों के सामने पेश किया गया, जिसकी वजह से रक्षा मंत्रालय ने अब फिल्म सेंसर बोर्ड और सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लेटर लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। रक्षा मंत्रालय ने अब साफ कर दिया है कि जो भी निर्माता निर्देशक सेना पर आधारित फिल्म, वेब सीरीज या फिर डॉक्यूमेंट्री बनाएगा या सैनिकों से जुड़े किरदार दिखाएगा, उसे पहले रक्षा मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी सुदर्शन कुमार ने कहा कि मुंबई सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के रीजनल ऑफिसर को लिखा है कि किसी भी फिल्म या वेब सीरीज को दर्शकों के सामने लाने से पहले रक्षा मंत्रालय से NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। और इस पत्र की कॉपी रक्षा मंत्रालय ने पत्र में साफ लिख दिया है कि CBFC यानी कि सेंसर बोर्ड को इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस तरह की फिल्में या फिर वेब सीरीज में डिफेंस फोर्स, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना है, की इमेज को खराब न किया जाए और न ही उनकी भावनाओं को आहत किया जाए। रक्षा मंत्रालय की ये कड़ी आपत्ति ऐसे समय में आई है जब हाल ही में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी की वेब सीरीज XXX अनसेंसर्ड में सेना से जुड़े आपत्तिजनक सीन दिखाए गए थे जो हकीकत से कोसों दूर थे और सैनिकों सहित मिलिट्री यूनिफॉर्म को अपमानजनक तरीके से पेश किया गया था। इस सीरीज को लेकर सेना और सैनिकों में खासा रोष था, यहाँ तक कि ऑल्ट बालाजी के खिलाफ पूर्व फौजियों के संगठनों ने FIR भी दर्ज कराई थी। दोस्तों, ये होना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो किसी भी तरीके से ये लोग जो कि निर्माता हैं, इनको हकीकत तो पता होती नहीं है, लेकिन ये अपने हिसाब से स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और उसको दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों की भावनाओं को बदला जा सके। दोस्तों, मैं तो समर्थन करूंगा रक्षा मंत्रालय का, जिन्होंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम उठाया और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो हमारे सैनिकों की इमेज को खराब करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है चीन को लेकर। चीनी सैनिकों के दुस्साहस पर नजर रखने के लिए अब ITBP और इंटेलिजेंस एजेंसियां बाज तंत्र पर काम करेंगी। गश्त के दौरान ITBP कर्मियों को इस तरह के कई उपकरण मुहैया कराए जाएंगे जिससे वे घाटी में बहुत नीचे तक की गतिविधियों को साफ देख सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार उपकरणों का खुलासा उन्होंने नहीं किया और बस यही कहा कि ये बाज की तरह काम करेंगे, चाहे मौसम कैसा भी हो, इनका काम जारी रहेगा। इन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में लगाया जाएगा। इसके अलावा गश्त में लगे जवानों को कुछ खास किस्म के उपकरण मुहैया कराए जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती सीमा पर 47 अतिरिक्त BOP तैयार करने का काम शुरू हो गया है। BOP और गश्त को लेकर नए पैरामीटर्स बनाए गए हैं। इसके अलावा ITBP को 2 हेलीकॉप्टर दिए जाने की फाइल अब आगे बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार इंटेलिजेंस एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच तालमेल को और ज्यादा बेहतर करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। अब तक ये जो एजेंसियां थी वो अपने स्तर पर ही जानकारियां जुटाती थी और उसके बाद तय नियमों के तहत उसे आपस में साझा करती थी, लेकिन अब नया पैटर्न तैयार किया जा रहा है। नए पैटर्न में पहली सूचना 2 जगहों पर एक साथ जाएगी। सूचना के आदान प्रदान में एजेंसी के साथ दूसरा पक्ष बॉर्डर गार्ड फोर्स बनाया गया है। खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित BOP का फासला कम कर दिया गया है, वहां अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। लद्दाख सेक्टर में भी कई जगहों पर नए BOP खड़े कर दिए गए हैं और उनकी दूरी भी घटाई जा रही है। ITBP की कई BOP के बीच 20 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी रहती है।
ऐसे में बॉर्डर सुरक्षा थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इसी को देखते हुए अब इनकी बीच की दूरी घटाई गई है। सर्दियों के लिए आईटीबीपी को विशेष तरह के स्लीपिंग बैग और ड्यूटी के दौरान सर्दी और तेज हवा से बचने वाले ड्रेस मुहैया कराई जाएगी। आईटीबीपी में 9000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सभी जवानों को अब ड्रेस देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लद्दाख सेक्टर में भारतीय जवानों को लंबे समय के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया गया है। वहां के मौसम में बेहतर मेडिकल रिपोर्ट वाले जवानों को विशेष गश्त का हिस्सा बनाया जाएगा। इस गश्त टीम में शामिल जवानों के पास कई तरह के उपकरण होंगे। अपग्रेड वाहन खरीदे जाने की प्रक्रिया जारी है, उसे और तेज कर दिया गया है। हेलीकॉप्टर के लिए 5 साल से फाइल इधर से उधर घूम रही थी, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा था। किराए पर लेने की बात किसी को रास नहीं आ रही थी। अब उम्मीद नजर आ रही है कि आईटीबीपी को हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि नेपाल अब पाकिस्तान की तर्ज पर अपने सैनिकों का संगठन करेगा। चीन और पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे नेपाल की सेना पाकिस्तानी सेना की राह पर आगे बढ़ेगी। नेपाल की सेना पाकिस्तान की सेना की तरह बिजनेस करना चाहती है। दरअसल नेपाली सेना ऐसे बिजनेस में निवेश करना चाहती है जिनमें उसको जमकर कमाई हो। नेपाली सेना के कॉर्पोरेट आर्मी बनने का देश के अंदर विरोध भी शुरू हो गया। काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार द नेशनल डिफेंस फोर्स ने एक ड्राफ्ट पेश किया है ताकि नेपाली आर्मी के एक्ट को बदला जा सके। नेपाली सेना ने अपने कल्याणकारी फंड को अलग तरह के बिजनेस के अंदर प्रमोट के रूप में निवेश करने के लिए कानूनी सलाह मांगी है। इसके लिए पिछले कई सालों से नेपाली सेना अपना पूरा जोर लगाए हुए है। नेपाल के वर्तमान कानून के मुताबिक सेना को इंडस्ट्री, कंपनियों और पनबिजली परियोजना जैसे आधारभूत ढांचे के प्रोजेक्ट में निवेश करने पर पाबंदी है। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नेपाली सेना राष्ट्रीय सुरक्षा, खुफिया सूचना इकट्ठा करने जैसे कामों के बजाय बिजनेस करने में ज्यादा ही रुचि दिखा रही है। नेपाल के रक्षा विशेषज्ञ ने कहा कि ये बहुत चिंताजनक संकेत है। जितना ज्यादा सेना गैर मिलिट्री गतिविधियों में शामिल होगी, उतना ज्यादा ही पेशेवर रूप से कमजोर होगी। नेपाल में माओवादी हिंसा के दौरान नेपाली सेना सड़क बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल थी, लेकिन जब हिंसा खत्म हो गई तब भी वे इस काम में शामिल है। नेपाली सेना ने इस समय गैस स्टेशन, स्कूल, मेडिकल कॉलेज और पानी की बोतल बेचती है। नेपाली सेना को ही काठमांडू तराई एक्सप्रेसवे का ठेका मिला है। आपको बता दें कि वहीं पाकिस्तान में सेना कितनी प्रभावशाली है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। कहा जाता है कि वहां सत्ता में कौन नेता या पार्टी आएगी, इसका फैसला पाकिस्तानी आर्मी करती है। पाकिस्तानी सेना ने उद्योगों का एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है। पाकिस्तानी सेना अपने अलग अलग कमर्शियल संगठन के द्वारा चलाए जा रहे 50 से ज्यादा कारोबार और हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो आकाश मिसाइल को लेकर आ रही है। आपको बताते हैं कि देश के लिए सैन्य बल का रक्षा साजो सामान बनाने के लिए भारत अपने पीएसयू पर निर्भर है और देश का पीएसयू मिसाइल कंटेनर के खेल में अभी भी उलझा है। आपको बता दें कि वायुसेना आकाश मिसाइल को युद्ध के स्थानों पर ले जाने के लिए प्रेशराइज्ड मिसाइल गैस कंटेनर चाहती है। भारतीय वायुसेना भारत डायनेमिक्स यानी कि बीडीएल के द्वारा तैयार गुणवत्ता वाले कैंटर लेना चाहती है। वायुसेना के रिटायर अधिकारी ने बताया कि बीडीएल का कंटेनर बीएल के कंटेनर की तुलना में काफी उम्दा है, लेकिन बीडीएल के सूत्रों के मुताबिक भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड यानी कि बीएल के खेल ने वायुसेना के सपने पर पानी फेर दिया है। डिफेंस एक्सपो 2020 के दौरान बीएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम ने कहा था कि आकाश प्रेशराइज्ड मिसाइल कंटेनर को वायुसेना की जरूरत के हिसाब से बना पाने में बीएल संस्था कमजोर साबित हुई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि कंटेनर बनाकर सैन्य बलों को मिसाइल देने का काम बीडीएल का है। अगर बीडीएल नहीं विकसित कर पाई तो बीएल ने ये बीड़ा उठाया था। गौतम के अनुसार बीएल ने कंटेनर को विकसित किया है, इसमें 50 साल तक लीकेज की समस्या नहीं आएगी। ये हीलियम लीक टेस्टिंग में सफल रहा है। हालांकि बीएल के चेयरमैन ने माना कि बीएल का कंटेनर वजन में बीडीएल के कंटेनर से करीब 100 किलोग्राम भारी है। यूजर फ्रेंडली के मामले में भी बीएल का कंटेनर कमजोर है और ट्रांसपोर्टेशन में भी समस्या आती है। बीएल के सीएमडी ने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और बीएल कंटेनर नहीं बनाएगा। बीडीएल ने अब एक निजी कंपनी के सहयोग से कंटेनर तैयार कर लिया है। वायुसेना यदि उसको चाहती है तो हम उसकी आपूर्ति करेंगे, लेकिन बीएल इसे नहीं बनाएगी। यानी कि मामला बीडीएल और बीएल के बीच में फंसा हुआ है। दूसरे पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो लद्दाख को लेकर आ रही है। डिसएंगेजमेंट पर राजी होने के बावजूद चीन के तेवरों को देखकर भारत ने अपनी एलएसी पर अपनी मजबूती को और ज्यादा सख्त करने पर काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि सर्दी आने वाली है, तब लद्दाख सेक्टर की करीबन 1597 किलोमीटर लंबी एलएसी पर सैनिकों की तैनाती दोनों देशों के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगी। मगर भारत ने अब कमर कस ली है ताकि अगले साल अप्रैल 2020 जैसी हरकतें दोबारा न हो सके। इसके लिए लद्दाख में तैनात जवानों को सियाचिन में तैनात जवानों जैसी सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे। सियाचिन में भारतीय सेना पहले से ही बेहद एडवांस स्टेज और कपड़ों का यूज करती है। फिलहाल वहाँ जो भी इग्लू, सेमी हेमिस्फेरिकल डोम्स, डाउन पार्का, स्नो गॉगल्स, बूट्स और ग्लव्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सेना उन्हें स्वदेशी मैन्युफैक्चरर से खरीदती है।
हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार सेना ने अमेरिका, रूस और यूरोप के दूतावासों में तैनात अपने डिफेंस अटाशे से कहा है कि गर्म कपड़े और स्नो टेंट मैन्युफैक्चरर्स की पहचान करें ताकि इमरजेंसी में इन्हें खरीदा जा सके। लद्दाख सेक्टर में LAC में पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 16 या 17 में ज्यादा बर्फ नहीं गिरती, लेकिन चांगला पास जो कि 17,000 फीट की ऊंचाई पर है, ये बेहद अहम है और सर्दियों में बर्फ से पूरी तरह से ढक जाता है। आपको बता दें कि आर्मी कमांडर ने बताया कि सर्दियों में कपड़ों की जरूरत पूरी करने के लिए हमने न सिर्फ घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को ऑर्डर दिया है, बल्कि साल्टोरा रिज और सियाचिन ग्लेशियर के अलावा बाकी जगह तैनात जवानों से एक्सट्रीम स्नो क्लोथिंग देने को कहा है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। वायुसेना को 40 साल की सेवा देने के बाद शुक्रवार को रिटायर हुए एयर मार्शल बी सुरेश ने कहा कि सैन्य प्लेटफॉर्मों और टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए स्वदेशी प्रयासों में समय लग सकता है, लेकिन ये लंबे समय में देश को समृद्ध करेगा। हम मौजूदा समय की अग्रणी अत्याधुनिक तकनीकों, हथियारों को अपनाकर वर्तमान पीढ़ी के प्लेटफॉर्मों को हटाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि रडार और हथियारों पर बहुत सारे घरेलू प्रयास हुए हैं। तेजस जैसे लड़ाकू विमान को बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये केवल अनुसंधान और विकास ही नहीं, बल्कि ये खोज की एक प्रक्रिया भी है। दोस्तों, आपको बता दें कि एयर मार्शल बी सुरेश ने वर्ष 1980 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में वे शामिल हुए थे। अगली खबर की बात करते हैं तो वो नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल अब चीन के दबाव में आकर गोरखा एग्रीमेंट को खत्म करने की कोशिश में लगा है। नेपाल ने कहा है कि गोरखा सैनिकों पर 1947 का समझौता अतीत की विरासत है। नेपाल ने इसको लेकर यूनाइटेड किंगडम और भारत के साथ अपने त्रिपक्षीय समझौते में संशोधन करने के लिए कहा है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावाली ने दावा किया है कि समझौता निरर्थक हो गया है और इस समझौते में कुछ प्रावधान संदिग्ध हैं। उन्होंने कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ 2019 में अपनी आधिकारिक बैठक के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। ग्यावाली ने UK और भारत को द्विपक्षीय समझौते के संबंध में और विचार विमर्श के लिए बुलाया है। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीनों देशों के बीच 1947 के त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो ब्रिटिश और भारतीय सेनाओं में सेवारत नेपाली सैनिकों को समान लाभ, पारिश्रमिक और सुविधाएं और पेंशन योजनाएं प्रदान करते हैं। हालांकि गोरखाओं ने आरोप लगाया कि ये समझौता उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण है। यानी कि ये जो त्रिपक्षीय समझौता है भारत, नेपाल और UK के बीच, क्योंकि UK की आर्मी भी गोरखा की बटालियन रखती है और ऐसे में अब नेपाल के यहाँ पर तेवर बढ़ रहे हैं और वो चाहता है कि किसी भी हाल में इस एग्रीमेंट को खत्म किया जाए और गोरखा जो सैनिक है उन्हें भारत को ना दिया जाए। अगली खबर की बात करते हैं तो दोस्तों वो आ रही है इसरो को लेकर। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी लोगों को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम निजी संस्थाओं को श्रीहरिकोटा में अपनी लॉन्च सुविधा स्थापित करने की अनुमति देंगे, जिसका उपयोग वे अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने में कर सकते हैं। आपको बता दें कि अभी किस तरीके का वे लॉन्च करेंगे इसके बारे में चर्चा नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम उन्हें इस तरीके की सुविधाएं स्थापित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेंगे। वर्तमान में इसरो के श्रीहरिकोटा में 2 लॉन्चिंग पैड और 2 रॉकेट असेंबली स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि इसरो उन क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों के साथ मुफ्त में अपनी विशेषज्ञता को साझा करने के लिए भी तैयार है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर आ रही है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड में एक हादसा हुआ, जिसमें एक भारी भरकम क्रेन गिरी और 10 लोगों की मौत हो गई और इसमें एक शख्स भी घायल है। आपको बता दें कि शिपयार्ड में भारी भरकम क्रेन की दुर्घटना होने पर चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई। बचाव और राहत अभियान के तहत मलबे में फंसे लोगों को बचाया गया। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।